नमस्कार। पूरे दिन से इस बात की चर्चा हो रही है कि नागौर में क्या हो रहा है। नागौर में इस बात को लेकर के बड़ी गंभीर चर्चा है और लोगों में रुझान इस बात का है कि क्या 3 विधायक इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे। अपनी अपनी पार्टियों ने, कांग्रेस भाजपा ने जवाब मांगा है, बीजेपी ने 3 दिन के अंदर, कांग्रेस ने 7 दिन के अंदर। लेकिन क्या इसका असर पड़ता है? लेकिन असर जो भी हो, हनुमान बेनीवाल से क्या कड़ी जुड़ रही है, इस पर आज हम छोटा सा विश्लेषण करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या डांगा की मजदूरी जो है वो बच सकती है या फिर नहीं, या डांगा की मजबूरी है, क्या है ये पूरा सिस्टम है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आज बात करते हैं खींवसर की ओर, पहले चलते हैं। देखिए, सियासी घमासान क्या होता है। सियासी घमासान के अंदर कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी दाग लग चुका है। कांग्रेस विधायक ने भी गलती कर ली है, बीजेपी विधायक ने तो कर ही ली है। लेकिन आप सोच के देखिएगा कि अगर यहां पर कांग्रेस का नहीं होता विधायक तो फिर कांग्रेस क्या करती, या फिर यूं मान लीजिए कि बीजेपी का नहीं होता तो फिर बीजेपी क्या करती। एक दूसरे से जुड़ गए हैं, दोनों विधायक ने अपनी अपनी पार्टी की नाक कटवा दी है। यहां तक बीजेपी ने तो कह दिया है रेवंत राम डांगा को कि आपने बीजेपी के संविधान के खिलाफ जाकर के यह काम किया है। बीजेपी का संविधान यह नहीं कहता कि आप इस प्रकार से कमीशन मांगे। बीजेपी का संविधान यह भी नहीं कहता कि आप सरेआम मीडिया के सामने आकर के अपनी पोलम पट्टी दें। हालांकि लोग रेवंत राम डांगा को फोन कर रहे हैं सहानुभूति के लिए, तो कुछ लोग मजे लेने के लिए फोन कर रहे हैं। रेवंत राम डांगा ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं एकदम सही हूं, ये मुझे षड्यंत्र है, फंसाया जा रहा है, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग तो मजे लेने वाले होते हैं। विधायक का काम होता है फोन को अटेंड करना, कितने फोनों को आप इग्नोर करेंगे। लेकिन जो चर्चा जो सोशल मीडिया पर चलती आ रही है उस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि इससे अब क्या फायदा होगा हनुमान बेनीवाल को। रेवंत राम डांगा की ये गलती बीजेपी को ले बैठी। या आप सफेद कागज और पेन है तो इसको आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। रेवंत राम डांगा की ये गलती बीजेपी को ले बैठ गई। खींवसर के अंदर रेवंत राम डांगा के मुकाबले प्रबल उम्मीदवार बीजेपी का नहीं। लेकिन अब इस गलती के बाद में बीजेपी वहां पर माइनस होगी, परफॉर्मेंस कभी भी उम्दा नहीं कर पाएगी। अब रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस क्या करती है। हालांकि कांग्रेस यहां पर बचाव में है, लेकिन रेवंत राम डांगा का जब जब जिक्र होगा तब तब कांग्रेस के विधायक का भी जिक्र किया जाएगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल अब खींवसर में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पुराने जो भाषण हैं नारायण के, उनके भाई, और कनिका बेनीवाल के, नारायण बेनीवाल के, हनुमान बेनीवाल के, वो तीनों भाषण अगर आप पुराने सुने तो उन्होंने चीख चीख कर यह कहा था कि मुनाफेखोरी और 2 नंबर के काम के अंदर कभी ना कभी आपको चेहरा दिखाई देगा। लेकिन उस वक्त यह पता नहीं था कि हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल और नारायण बेनीवाल इतने कॉन्फिडेंशियली कैसे कह रहे हैं। जब यह प्रश्न किया गया तब आरएलपी के लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ रहे हैं रेवंत राम डांगा, इसलिए हनुमान बेनीवाल रग रग से वाकिफ हैं कि कहां पर हमारा पुराना आदमी मार खा सकता है। अब यह बात तो अलग है कि क्या इसके पीछे रणनीति रही, क्या पत्रकारों को किसने पीछे लगाया या नहीं लगाया, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो फिर एक निर्दलीय विधायक और एक कांग्रेस विधायक, वो चित्र सामने नहीं आता। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी ने पीछे लगाया है। पत्रकार का काम होता है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है और देश को एक आईना बताया है। इनकी पत्रकारिता के लिए हम सैल्यूट भी करते हैं। जिगरे वाला काम किया है दैनिक भास्कर ने। लेकिन हनुमान बेनीवाल की अब राजनीति, रणनीति, सारी की सारी नीतियां अब धरी की धरी रह गई, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की सहायता करने वाला ऊपर वाला चाहता है, प्रकृति चाहती है कि भाई हनुमान बेनीवाल ही खींवसर से प्रबल दावेदार बने। हनुमान बेनीवाल के किसी परिवार का कोई व्यक्ति है वही बने और उनके सामने कोई भी उम्मीदवार, कोई भी विरोधी टिके ही नहीं। ये प्रकृति ही चाह रही है, तभी ऐसा काम हो रहा है। अब 3 दिन बाद में पता चलेगा कि हनुमान बेनीवाल को कितनी राहत मिलती है। क्या डांगा
इस्तीफा देते हैं? क्या डांगा से इस्तीफा लिया जाएगा? भजन लाल सरकार के अगर पुराने बयान हम सुने या फिर हम चुनाव मैनिफेस्टो की बात सुने तो अमित शाह और मोदी ने ये तक कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों से चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। ये बात अधिकारियों तक रहती तो ठीक थी, लेकिन विधायक निधि में ही सेंध जब लगने लगे तब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का कितना पैसा विधायक स्वयं खा रहे हैं, इस बात की आप तस्दीक खुद कर चुके हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से कि क्या सीएम भजन लाल ये बात समझेंगे कि विधायक निधि जब 40% खा रहा है तो जनता के लिए 60% बचता है, उसमें से भी अधिकारियों को 20% देना होता है। तो क्या जनता 40% में सड़क बनाएगी? क्या 40% में दरियां बिछाई जाएगी? और यहां तक तो इस मामले में, इस स्टिंग ऑपरेशन में एक अधिकारी ने तो यह तक कह दिया कि आते हुए 1-2 दरी एक्स्ट्रा लाना, मेरे घर पे काम आ जाएगी। आप सुनिए, जब लोकतंत्र की ऐसी खूबसूरत तस्वीर जब पड़ोसी मुल्क, दुश्मन देश देखता है तो फिर क्या विचार बैठता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की पार्टी के जो विधायक हैं वो इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं कि जनता का पैसा सीधा 40% मांगा जा रहा है। तो वहां पर बहस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई यहां तो विधायक भी नहीं छोड़ते, हम चले जापान और अमेरिका की बराबरी करने और रूस की बराबरी करने, और चीन जो रोबोट तैयार कर रहा है, हम बार बार वीडियो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आते हैं कि रोबोटिक मानव तैयार कर दिए हैं चीन ने। हम चीन की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हैं और हम कल्पना करते हैं कि 2037 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2047 में जब विकसित भारत होगा, सुंदर भारत होगा, तब चीन जैसी व्यवस्थाएं यहां होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो टॉलरेंस के साथ अगर मोदी सरकार अगर ये काम करती है और इन 3 विधायकों को अपने घर बिठाती है तो ये बहुत कड़ा संदेश जाएगा, अपितु पूरे देश के अंदर इसका मैसेज जाएगा कि भाई इस सरकार के अंदर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो कितना भी पावरफुल है, वो अपने घर बैठ जाएगा। अगर इस प्रकार की कार्यवाही होने लगे तो भारत देश मात्र 5 साल के अंदर ट्रैफिक व्यवस्थाओं में चीन के मुकाबले आ सकता है। भारत देश मात्र 10 वर्ष में रूस के बराबर आ सकता है, भारत जापान के बराबर आ सकता है, अमेरिका के बराबर आ सकता है। लेकिन ये जो महाशक्तियां हैं, इनके बराबर आने का हम सपना तो 2047 का ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश के विधायक 40% अपने घर भर रहे हैं तो आम जनता का जो पैसा है उस पैसे का क्या और विकास का क्या? मान लीजिए कि 60% से सड़क बनाई जाती है, 60% से 20% अधिकारियों को दिया जाता है, 40% जो टेंडर का मालिक होगा उसके पास रहता है, यानी कि फर्म के पास। अब 40% फर्म नहीं लगाएगी, वो भी चाहेगी कि 10% तो कम से कम खाए, बाकी को खिला दिया है, तो 30% वो लगाएंगे। 30%, देखिए 70% रिश्वत में जा रहा है, 30% पैसा आपके विकास कार्यों में लग रहा है। तो आप स्वयं सोचिए कि 30% वाला काम मजबूत होगा या फिर 70% वाला काम मजबूत होगा। ये 30% वाला काम टूटता चला जाएगा, सरकारें आती जाएगी, नए टेंडर लाती जाएगी, लेकिन परमानेंट समाधान किसी का भी नहीं निकलेगा। ये पूरा देश इसी प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से चलता रहेगा। हनुमान बेनीवाल को अब जवाब देने का मौका मिल गया है। हनुमान बेनीवाल अब खींवसर से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल को अब शायद सामने विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा है जैसा उन्हें मिलना चाहिए। ये तो तय बात है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस इरादों के साथ चुनाव में अपने कदम रखे थे, वो कदम अब कहीं ना कहीं साक्षात प्रकृति उनकी मदद कर रही है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, ये तीनों अक्सर कहते हैं कि हमारे परिवार पे कभी भी किसी प्रकार का 1 रुपए का दाग तक नहीं है। हालांकि रिचपाल मिर्दा, डोडा और पोस्त जैसी बात करके ये कहते हैं कि अगर इनके काफिले की गाड़ियों को चेक किया जाए तो आपको पता लगेगा कि इनकी गाड़ियों में क्या निकलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही है कि डांगा अब शायद इस्तीफा देने के मूड में है या फिर बीजेपी इस्तीफा लेने के मूड में है। ये जब सवेरा नया होगा तब जरूर पता चलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।